हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बेहद खास चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बांध के रखता है, या बोले तो एक वाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। अगर आप लोग इस चैप्टर के प्रत्येक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरह से सीख लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग इस चैप्टर के प्रत्येक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का मतलब होता है सरल रेखाएं या सीधी रेखाएं। तो आपके मन में स्ट्रेट लाइन का फिगर बन रहा होगा। क्या आपने कभी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने की कोशिश की है कि स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन क्या होता है? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक कर्व बना लेती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये एक कर्व है। मैं इस कर्व पे कोई भी दो पॉइंट ले लेती हूँ, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देती हूँ और ये इसका नाम बी दे देती हूँ। आप चाहे तो इस कर्व पे कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ और यहाँ भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ और यहाँ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कर्व पे दो पॉइंट्स ए और बी ले ली हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के डिफिनीशन को समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस की अगर बात करूं तो वो डिस्टेंस कर्व के रास्ते से ये होगा, ठीक है ना। और मैं इस डिस्टेंस का जो लेंथ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसे मैं मान लेती हूँ 5 यूनिट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो जरा देखिएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब हम इस तरह से मिला देंगे तो ये जो डिस्टेंस आया है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस जो है इसे मैं 3 यूनिट मान लेती हूँ, 3 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस बड़ा है तो ये मैं इसे 5 यूनिट मान ली थी, और ये डिस्टेंस छोटा है तो इसे मैं 3 यूनिट मान ली हूँ। अब कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और उसे पॉइंट बी पे पहुँचना है। तो अगर पार्टिकल इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से, और चलते 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 कर्व के रास्ते से वो पॉइंट बी पे जब पहुँचता है तो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल 5 यूनिट डिस्टेंस को कवर किया है। अगर पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इस रास्ते से होकर जाता है, पहुंचने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से होकर जाता है, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए अलग अलग दूरी तय करनी पड़ती है। जब वो अलग अलग रास्ते से पॉइंट बी पे पहुंचता है तब, मतलब जब वो ए से बी तक कर्व के रास्ते से गया है पार्टिकल, तब उसे 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। लेकिन जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर किया है, तब उसे 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। मतलब इस छोटा रास्ता जो है इससे अगर वो गया है तो उसे 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 यूनिट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका घर है, होम है, ठीक है। अगर आप स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरह से डायरेक्शन है, इस तरह से पहुँच रहे हैं, इस तरह से अगर रास्ता है तो ऐसे आप पहुँचेंगे, तो हम कहेंगे कि ये आपने डिस्टेंस कवर किया है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये लेंथ है 3 यूनिट, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है।
जबकि ये जो लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के वजह से ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कर्व में कि डिस्प्लेसमेंट छोटा है जबकि डिस्टेंस बड़ा है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ये आ रही बात समझ में। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी कर्व पर के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो कि कर्व के रास्ते से तय किया जाएगा डिस्टेंस, और उस दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो वो अनइक्वल ही हो। मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा हो और डिस्टेंस बड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जब आप किसी कर्व पे दो अलग अलग पॉइंट्स लेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, तो उस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर कर्व के रास्ते से तय किया गया हो वो डिस्टेंस को, तो उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा तो वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाए और डिस्टेंस बड़ा हो जाए, तो वो कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट छोटा है जबकि डिस्टेंस बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूं, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, ये यहाँ पे एरो लगा रहता है इस तरह से, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आगे तक बढ़ रहा है और इधर भी इस तरह से ये बढ़ रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप देखेंगे कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ए और बी लेंगे, आप कहीं भी ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे, कहीं भी आप कोई दो पॉइंट्स ले सकते हैं। जब भी आप कोई दो पॉइंट्स लेंगे स्ट्रेट लाइन पे, तो उस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब इस कर्व के रास्ते से अगर देखा जाए, ये जो डिस्टेंस होगा इस दोनों पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा। मतलब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन पे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। इसीलिए वो जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप सीधे ये समझिए कि अगर किसी कर्व पे हम दो पॉइंट्स लें और उस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर कर्व के रास्ते से वो डिस्टेंस कवर किया गया हो, तो वो डिस्टेंस उस दोनों पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तब वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो तो वो कर्व स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो स्ट्रेट लाइन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन क्या होता है जरा देखिए। तो हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व such that if we take any two points on this curve, the distance between these 2 points through the curve is always equal to shortest distance between them। ठीक है, तो क्या हम लिखे डेफिनेशन जरा देखिए। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट इफ वी टेक एनी टू पॉइंट्स
ऑन द कर्व, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है कि अगर हम उस पे कोई दो पॉइंट्स ले, लिखा हुआ है ना, इफ वी टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स थ्रू द कर्व, ठीक है, आ रही बात समझ में, कर्व के रास्ते से अगर डिस्टेंस को मापा जाए, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स थ्रू द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, वो हमेशा इस दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा। तो ये था स्ट्रेट लाइन का बेसिक डिफिनीशन, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी 2D प्लेन पे किसी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले किसी भी स्ट्रेट लाइन के इंक्लिनेशन को समझेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन बोले तो झुकाव, ठीक है ना। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एक 2D प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम पहले एक 2 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है, जबकि वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है, और ये ओरिजिन, ठीक है। ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। अब इस प्लेन पे हमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो आप चाहे तो इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, या फिर इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, या फिर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे, या फिर ऐसे। आप किसी भी तरह से आप स्ट्रेट लाइन को इस 2D प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसका नाम मैं एल दे देती हूँ। स्ट्रेट लाइन है एल। अब इंक्लिनेशन क्या होगा, मतलब झुकाव क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, वही एंगल उस लाइन का इंक्लिनेशन होता है। मतलब यहाँ पे थीटा लाइन एल का इंक्लिनेशन है, क्योंकि थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बनाया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके, ठीक है ना। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इंक्लिनेशन क्या होता है उसे समझते हैं। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन एल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, वही एंगल थीटा उस लाइन एल का इंक्लिनेशन होता है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे इंक्लिनेशन को? तो लिखेंगे एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is known as inclination of the straight line. Inclination ठीक है। Angle made by the straight line with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is known as inclination of the straight line. ठीक है, आगे बात समझ में कि इंक्लिनेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन ली हूँ तो ये इंक्लिनेशन हुआ है, ठीक है। अगर मैं लाइन को ऐसे ली हूँ तब तो इंक्लिनेशन है, हाँ थीटा हुआ है ना। अगर मैं इसे इस तरह से घुमा दूँ, मतलब पूरे वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दूँ, तो बताइए अब इंक्लिनेशन क्या होगा। तो देखिए, ये जो लाइन है एल, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वही तो इंक्लिनेशन होता है। तो बताइए, ये जो लाइन है एल, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि यह लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो π/2 रेडियन है या फिर 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है इस लाइन का, ये π/2 रेडियन है। मतलब जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे तो उसका इंक्लिनेशन π/2 होगा, या फिर वाई एक्सिस का ही इंक्लिनेशन अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन π/2 होगा। या फिर आप ये समझिए कि किसी भी वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन π/2 होगा। जबकि अगर आप लाइन को इस तरह से लेंगे, एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर देंगे या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तब जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस पे लाइन लेंगे तब जो एंगल बनेगा, मतलब इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है लाइन, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस पे ही कोइंसाइड कर गई है, इसीलिए ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसीलिए इस लाइन का इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है, जबकि वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन π/2 होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। आ रही बात समझ में। तो ये जो इंक्लिनेशन है थीटा, यानी कि किसी स्ट्रेट लाइन का जो झुकाव है, वो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे छोटा जो थीटा का वैल्यू होगा वो तो 0 होगा जब लाइन एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तब एंगल जो बनेगा वो तो 0 डिग्री होगा सबसे छोटा। जब आप इस तरह से इसे घुमाइएगा तब जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या इंक्लिनेशन इस लाइन का 90 डिग्री से छोटा होगा। जब आप इसे y एक्सिस के पैरेलल कर दीजिएगा तब इंक्लिनेशन इस लाइन का π/2 होगा। जब आप इस तरीके से इसे और घुमा दीजिएगा तब ये जो इंक्लिनेशन होगा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, जो ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगी, वो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है ना। जब आप लाइन को इस तरह से पूरा घुमा दीजिएगा तब एंगल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे इस तरह से ये घूमेगा तो 180 डिग्री बनेगा। लेकिन देखिए 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब लाइन इस तरह से घूमेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। हम दोनों बात कर सकते हैं। जब लाइन एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा तो हम ये कहेंगे कि लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वो 180 डिग्री है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वो 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पे छोटा एंगल लेने का कोशिश करेंगे। मतलब जब हम लाइन को इस तरह से पूरा रखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो हम पाई नहीं लेंगे, मतलब 180 डिग्री नहीं लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, ठीक है ना। और जब लाइन ऐसे है ना, ये लाइन, आप इसी लाइन को देखिए, लाइन एल को आप देखिए यहाँ पे, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन तो इस तरह से भी देखा जा सकता है। क्या ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है ये भी तो देखा जा सकता है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हम क्या करेंगे, छोटा एंगल को लेंगे, क्योंकि इसी लाइन का ये पार्ट भी है ना, तो ये पार्ट जो है, ये एंगल जो बनाती है वो छोटा है, जबकि इसी लाइन का जो ये पार्ट है वो क्या करती है, इस तरह से बड़ा एंगल बना रही है। तो हम लोग बड़ा एंगल को नहीं लेंगे, छोटा एंगल को लेंगे। तो आप किसी भी पोजीशन को देखिएगा तो इस तरह से ये घूमेगा, जब पैरेलल लाइन होगा वाई एक्सिस के, तो इस तरह से ये घूमेगा, घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचेगा, तो एंगल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये भी तो पार्ट है ना लाइन का ऊपर वाला, तो हम इस तरह से एंगल को मापेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से, ठीक है ना, छोटा एंगल लेंगे। तो ये जो एंगल होगा ना, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा ना थीटा, वो 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ, जैसे इंक्लिनेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है। सेकेंड पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री। आ रही बात समझ में। तो आप लोग समझ गए होंगे इंक्लिनेशन को।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। तो देखिए, इंक्लिनेशन को आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को स्लोप बताती हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है। स्लोप बोले या फिर ग्रेडियंट बोले, दोनों बात सेम ही है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, वही एंगल उस लाइन का इंक्लिनेशन होता है। वो जो एंगल है थीटा, जो कि स्ट्रेट लाइन एल का इंक्लिनेशन था, अगर आप उसमें 10 लगा दीजिए तो tan थीटा जो होगा वही तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट होगा। मतलब जो इंक्लिनेशन था ना किसी भी स्ट्रेट लाइन का, उसमें सिर्फ आप 10 लगा दीजिए तो tan थीटा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक 2D प्लेन इस तरह से बना लेती हूँ, ठीक है, और ये है एक स्ट्रेट लाइन L। ये स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो थीटा है। तो tan थीटा जो होगा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन L इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, आ रही बात समझ में। मतलब वो जो इंक्लिनेशन था ना लाइन का, उसके साथ आप 10 लगा दीजिए तो tan थीटा जो होगा उस लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट हो जाएगा। और स्लोप को यानी कि किसी भी लाइन के ग्रेडियंट या स्लोप को m के द्वारा डिनोट किया जाता है, स्मॉल m के द्वारा। m इज इक्वल टू tan थीटा, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बात समझ में कि स्लोप क्या होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। मतलब आप सीधे इंक्लिनेशन के साथ 10 लगा दीजिए तो tan थीटा स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस बता रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिगर। देखिए, परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से बनाना है, वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन। मैं इस प्लेन पे अलग अलग तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन में ये जो m है यानी कि स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और किस कंडीशन में स्लोप निगेटिव होगा और किस कंडीशन में स्लोप डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए, जब आप लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसी के जैसा ही जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो tan थीटा यानी कि स्लोप जो होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री से छोटा होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। मतलब इस कंडीशन में आपको स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। जब भी एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री से कम होगा, तब उस लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड में, जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, इस तरह से जब लाइन L वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, हम लोग जानते हैं। और इस कंडीशन में जो इस लाइन का स्लोप होगा यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना है, इंक्लिनेशन कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब इस कंडीशन में जो स्लोप होगा लाइन का वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। आ रही बात समझ में। अब जरा यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये कंडीशन था। एक बार आप देखिए कि जब 90 डिग्री से छोटा होगा थीटा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, जब 90 डिग्री के इक्वल होगा थीटा तो स्लोप डिफाइन नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन, जब थीटा मतलब इंक्लिनेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन जब 90 डिग्री से बड़ा होगा
मतलब कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ किया गया होगा, ये लाइन एल है। तो जब एंगल जो है मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है थीटा, ये तो इसका इंक्लिनेशन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। तो जब भी थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो टेन थीटा निगेटिव होता है। और हमें कितना लेना है, 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से बड़ा और पाई से छोटा, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि इंक्लिनेशन 0 से बड़ा या बराबर और 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन से कम होता है। तो जब भी थीटा 0 से 90 डिग्री से बड़ा होगा ना, 90 डिग्री से जब थीटा बड़ा होगा तो कितना बड़ा तक जाएगा, फिर भी पाई से छोटा ही होगा। तो उस कंडीशन में जो टेन थीटा होता है वो निगेटिव होता है। मतलब इस कंडीशन में इस लाइन का जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव होगा। आई बात समझ में? तीनों कंडीशन में एक बार हम लोग लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री से छोटा लिए तो हमें स्लोप जो मिला लाइन का वो क्या मिला, पॉजिटिव। जब हम लाइन को वाई एक्सिस के पैरेलल लिए या फिर सीधे आप वाई एक्सिस ही समझिए या फिर आप वर्टिकल लाइन समझिए, कोई भी वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होगा वो डिफाइन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? और जब आप लाइन का जो इंक्लिनेशन है उसे 90 डिग्री से ज़्यादा लिए हैं तो जो स्लोप है उस लाइन का वो क्या आया, निगेटिव। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। एक और कंडीशन है कि जब लाइन, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर सीधे एक्स एक्सिस ही समझिए, एक्स एक्सिस पे कॉन्साइड करेगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा जब लाइन, तब उस लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे ही एक लाइन ले लेती हूँ इस तरह से L। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं L और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, इसीलिए टेन थीटा यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो आप ये चार कंडीशन को ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू 0 डिग्री। और ये पॉइंट्स हैं याद करने के लिए, स्लोप ऑफ vertical lines is equal to slope of vertical lines is not defined। vertical lines is 0, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, is 0 डिग्री and slope of vertical lines is not defined। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस इज नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? मैं ऐसा क्यों लिखी हूँ, मैं इसे फिगर के द्वारा पहले आपको समझाई हूँ, फिर मैं ये पॉइंट्स लिखवाई हूँ, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप को कैसे निकाला जाता है। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि स्लोप होता क्या है, ठीक है ना, और अब हम लोग देखेंगे कि स्लोप निकाला कैसे जाता है। तो देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और उस 2 पॉइंट्स के हेल्प से ही हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ A और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ B और इसे इस तरह से मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ C, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ D, तो C से D को जब इस तरह से मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एक पॉइंट ले लेती हूँ ये और एक पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, मान के चलिए P, और ये पॉइंट ले लेती हूँ Q, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जब इस तरह से मिला देंगे तो ये एक PQ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। आप वो 2 पॉइंट्स कहीं भी ले सकते हैं। जैसे मेरे ये सेंटर में यहाँ पे देखिए सर पे ये एक पॉइंट है ना यहाँ पे, और इस पॉइंट का मैं नाम दे देती हूँ A, और इस A से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ बोर्ड पे B। तो इस पॉइंट A से इस
पॉइंट बी को जब हम मिलाएंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी को जब हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, मतलब आप सिर्फ ये समझिए कि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स से बनता है, मतलब 2 पॉइंट्स अगर रहेगा तभी हम स्ट्रेट लाइन को बना पाएंगे, या फिर किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में जो कि 2 पॉइंट से होके गुजरती है। मतलब अब हम लोग सीखेंगे कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे हम लोग जो कि 2 पॉइंट्स से होके गुजरेगी। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through two fixed points, मान लीजिए कि ये x1 y1 एंड b x2 y2। आ रही बात समझ में? मतलब अब हम लोग एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे जो कि 2 पॉइंट्स x1 y1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 उससे होके गुजरती हो। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक 2 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट ले लेती हूँ और उस पॉइंट से होके गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन को भी मैं ड्रॉ करूँगी। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इस पॉइंट से होके गुजरने वाली, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, 1 मिनट, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ। आ रही बात समझ में? तो इस पॉइंट से होके गुजरने वाली मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है L, ठीक है ना, जो कि 2 पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है B, उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, उससे होके गुजरती है। ठीक है, हमें इस लाइन L का स्लोप चाहिए। तो स्लोप बोले तो ये एंगल जो है थीटा, अगर हमें ये पता चल जाए, मतलब ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है थीटा, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से उसका स्लोप बता सकते हैं। तो थीटा कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो x1 है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो x1 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है B उसका x कोऑर्डिनेट x2 है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो x2 है। आ रही बात समझ में? तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अगर इसका नाम मैं P दे दूँ और इसका नाम Q दे दूँ तो PQ कितना होगा? तो देखिए OP कितना है x2 और OQ कितना है x2 है और OP कितना है x1 है। तो PQ क्या होगा? लिखेंगे PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। OQ कितना है? x2 और OP कितना है? x1। मतलब ये जो लेंथ है PQ वो कितना होगा? x2 माइनस x1। मैं ऐसा यहाँ पे क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि इसका हमें ज़रूरत है। मैं यहाँ से इस तरह से इस पे परपेंडिकुलर डाल देती हूँ। पॉइंट ए से ये जो लाइन है ना BQ उस पर परपेंडिकुलर डाल देती हूँ और इसका नाम मैं दे देती हूँ M। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल AMB में चलते हैं। इन ट्रायंगल AMB एंगल BMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए ये जो लाइन है L, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो थीटा है। तो ये जो लाइन है AM वो भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
है ना। ये जो लाइन है ए एम वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो एंगल जितना है जो कि थीटा है उतना ही ये एंगल भी होगा। आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और उसे एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन ए एम और ये लाइन इस तरह से गुजरती है। तो ये जो एंगल है मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल ये ए एम जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसके साथ भी बनाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग पढ़े थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये या थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हमें करना क्या है, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, मीन्स हमें थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए हमें, ठीक है ना। तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे जरा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी क्यू ए एम के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। आ रही बात समझ में। अब इसका तो लेंथ पता चल गया, ए एम का कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर मैं बात करूं बी एम की तो बी एम क्या होगा, तो देखिए ये बी से लेके क्यू तक का जो लेंथ है वो क्या होगा, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो है वो y2 होगा और ये जो पॉइंट है A इसका जो y कोऑर्डिनेट है y1 वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि A से P का लेंथ y1 है, मतलब ये y1 है। तो AP तो MQ के इक्वल है, लिखेंगे AP इज इक्वल टू MQ एंड MQ इज इक्वल टू y1 और ये BQ इज इक्वल टू y2, BQ इज इक्वल टू y2। सो हमें क्या चाहिए, BM चाहिए। BM इज इक्वल टू BQ माइनस MQ, BQ माइनस MQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1। आ रही बात समझ में। तो ये जो लेंथ है BM वो क्या है y2 माइनस y1। अब इस ट्रायंगल AMB में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BM और बेस AM, BM अपन AM और BM कितना है, BM जरा देखिए BM क्या है y2 माइनस y1 और AM कितना है x2 माइनस x1। तो ये क्या होगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो देखिए किसी भी दो पॉइंट्स A और B जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है उससे गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट यानी कि tan थीटा वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहाँ पे x2 y2 जो नेक्स्ट पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था जो कि B था उसका कोऑर्डिनेट है, जबकि x1 और y1 पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देती हूँ। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके कोऑर्डिनेट -1, 2 और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 4 है। इस दोनों पॉइंट से होके गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालिए। तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर लाइन दो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इस दोनों पॉइंट से होके अगर कोई स्ट्रेट लाइन गुजरती है तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 होता है। ये अभी हम लोग पढ़े हैं और इसी का यूज़ करके हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे जो कि इस और इस पॉइंट से गुजरती है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट, मैं क्या करती हूँ इस ये जो कोऑर्डिनेट है ना इसका एक पॉइंट का नाम दे देती हूँ, लेट P -1, 2, मतलब P का कोऑर्डिनेट -1, 2 है और मैं मान लेती हूँ इसे या फिर मैं ये लिख लेती हूँ लेट ये कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 के इक्वल है। ठीक है, एंड सेकेंड में क्या है कोऑर्डिनेट 3, 4 ये x2, y2 के इक्वल है। हमें एक ऐसी लाइन का स्लोप चाहिए जो कि दो पॉइंट, देखिए मैं ये जो पॉइंट है ना 3, 4 इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ और ये पॉइंट को -1, 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब इस दोनों पॉइंट से होके जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है L,
इसका हमें स्लोप चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट यानी कि टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा बोले तो m स्लोप, टेन थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y2 का वैल्यू कितना है 4 और y1 का वैल्यू 2, 4 माइनस 2 अपॉन x2 का वैल्यू कितना है 3 और x1 का वैल्यू -1, x2 3 और माइनस ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2/4, तो ये कितना आएगा 1/2, मतलब स्लोप जो मिला आपका वो 1/2 मिला, पॉजिटिव मिला। मतलब एंगल जो है वो क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब इंक्लिनेशन जो होगा इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो हमें सिर्फ स्लोप बताना था, तो स्लोप जो है इस स्ट्रेट लाइन का वो 1/2 है। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं आगे इसे कंटिन्यूअसली पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।